चलिए जब जल्दी से सब बच्चे वीडियोस ऑन करिए अपने। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमने क्या किया था पहले वो रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे चल के अपने दो प्रिंसिपल जो हमारे रह गए हैं वो करेंगे पहले, उसके बाद अपनी टेक्निक्स शुरू करेंगे। ठीक है। ओके। एक बच्चे का कल एक रिक्वेस्ट आई कि सर आपने इनका कोई स्लैंग बना रखा है क्या, जो आपने ये 5 हमारे जो प्रिंसिपल्स है क्या उसका स्लैंग है? तो मैंने उसको कहा कि वैसे तो कोई जरूरत नहीं है स्लैंग की, लेकिन अगर आपने मेरे से रिक्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली मैं उसको फुलफिल तो करूंगा ही। तो इसका एक छोटा सा स्लैंग मैंने बना दिया है। हाँ, काम तो आ ही जाएगा, कभी कभी नाम याद होता है बस हम मतलब दिमाग में होता है, जहन में नहीं, आप वो कहते हैं ना जुबान पे नहीं आ पाता, तो वो आपको याद आ जाएगा। एक छोटा सा स्लैंग मैंने इसका बनाया है, ये भी लिख लीजिए आप एक बार। वैसे हमारे 5 प्रिंसिपल्स का नाम क्या क्या होता है जल्दी से बताइए। पहला प्रिंसिपल कौन सा था जो हमने कल किया था, बताइए जल्दी से बताइए साइंस नाम। नॉट रूल। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मैं सबका फर्स्ट ये लिख रहा हूँ। सेकंड कौन सा होता है हमारा, हमने कल कौन सा किया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है जी, तो उसका एच लेंगे। उसके बाद हमने थर्ड अभी आज करेंगे हम कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है जी। फोर्थ था हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, ये भी हम आज करेंगे। और ये दो नॉट इन कोर्स बट इट इज आल्सो अ प्रिंसिपल, तो हमें पता होना चाहिए इसका नाम भी। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ठीक है जी। तो ये 5 हो गए। तो उसका स्लैंग मैंने बनाया है, शी कॉल्स मी होम, शी कुक्स homemade dinner for me. She cooks homemade dinner for me. ठीक है जी। सारे इसके आगे एस से साइंस नॉट डेवलपमेंट, सी से कॉपरेशन, एच से हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, डी से डेवलपमेंट एंड एम से मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लिख लीजिए। आज तो याद हो गया, 8-9 महीने बाद जब आपको याद करोगे तो शायद दिक्कत आए। जल्दी से लिख लीजिए एक बार ये, शी कुक्स होममेड डिनर फॉर मी। जल्दी से। जो बच्चों की पहली क्लास थी कल और आशा आज भी, तो मैं उनको बता दूं बेटा, ये जो मैंने स्लैंग बनाया है आप देख सकते हैं, सबका फर्स्ट लेटर को अल्फाबेट को लेके मैंने ये स्लैंग बनाया है। और अपने स्लैंग में जो चीज मैं कैपिटल में लिखता हूँ जैसे एम डी एच सी एच से एस, ये मैंने यूज किया है। और जो शॉर्ट में लिखा हुआ है शी कुक्स होममेड पूरी लाइन, ये इसको मैंने जस्ट एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बनाया है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, और आप लोग भी इसको रियलाइज करोगे कि ये याद करना बहुत आसान है। आपको ये फनी लाइन याद हो जाएगी, और इनफैक्ट मैं इसको याद करने के लिए आपको एक पूरी बुक भी दूंगा। ये याद करना उतना आसान नहीं है, बट इसके थ्रू इसको याद करना बहुत आसान है। तो हमारे को 5 प्रिंसिपल्स नाम याद हो गए, लिख लिया आपने सबने स्लैंग। ओके, तो आइए जल्दी से हम एक बार 2-3 चीजें पिछली क्लास की याद करते हैं, फिर हम अपना आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन की थी, उसके बाद हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशंस की थी, और हमने साइंस नॉट डेवलपमेंट और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड किया था। तो एक बार जल्दी से हम करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन याद करते हैं। वैसे तो जिन बच्चों ने मेरे को होमवर्क भेजा था सबकी डेफिनेशन एग्जैक्टली बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बार सबसे बुलवाता हूं मैं क्लास में। जल्दी से ऑन द काउंट ऑफ 3 अनम्यूट करिए। साइंटिफिक मैनेजमेंट की बड़ी वाली डेफिनेशन बोलेगी, कंडक्टिंग वाली, तो जल्दी से अनम्यूट करिए ऑन द काउंट ऑफ 3, मजा आएगा। ऑन द 1 2 एंड 3 जल्दी सब बोलेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, बोलो जल्दी से बोलो। Conducting the business activities According to standardized trained personnel in in order order to to increase the increase quantity and improve the improve quality quality and and reduce the reduce the wastage and cost cost. and waste. वेस्टेज। ठीक है। और दूसरी वाली बोलते हैं एफडब्ल्यू टेलर वाली। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों के नोट्स पे रियलाइज किया, आंसर जो वो भेजा मेरे को होमवर्क, वो ना अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर नहीं लिख रहे। बच्चों इतनी बड़ी बेवकूफी मत करना। एक तो तुमने याद कर ली उसकी डेफिनेशन, तुम लिख भी बिल्कुल सही रहे हो, तो तुम उसका क्रेडिट क्यों नहीं ले रहे? मैं तो पूरे पेज पे लिख के आता अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर, देख पढ़ देख मैंने इसकी डेफिनेशन कोट की है। ये गलती मत करके आओ, अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर पक्का लिखो। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं। सॉरी यार मेरा थोड़ा गला खराब है। अकॉर्डिंग टू एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस, बोलिए जल्दी से बोलिए सब बच्चे। Knowing exactly what men Do and doing that Think they that they do it in the do it in the best best and and cheapest way. cheapest way। यार सच्ची बताओ, मतलब मजा आ रहा है, याद हो गई बिल्कुल बिना देखे। ओके, अब वो 2 प्रिंसिपल्स में हम नहीं जा रहे जो हमने कल किए थे। साइंस नॉट डू का आपको अच्छे से आता है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मैं आपको 1 मिनट के लिए रिवाइज कराऊंगा। उसका रीजन है क्योंकि जो कॉपरेशन है वो हार्मनी का ही एक्सटेंशन। आई रिपीट,
जो कोऑपरेशन है वो हार्मनी का ही एक्सटेंशन है, इसलिए हम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को याद करेंगे, लेकिन हिंदी में। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में हमने क्या याद कल पढ़ा था कि दो लोगों के बीच मतलब एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों को ये समझ आ जाना चाहिए सॉरी कि हर एक पर्सन इंपॉर्टेंट। और इसके लिए उसने क्या दिया था, कौन सा कॉन्सेप्ट बोला था, बताएगी कोई, क्या नाम था उस कॉन्सेप्ट का? Mental revolution. रेवोल्यूशन। उसने कहा था मेंटल रेवोल्यूशन, मतलब दिमाग में क्रांति लाने की जरूरत है, क्योंकि एम्प्लॉय एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो उनको अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ट्रेड यूनियंस वगैरह स्ट्राइक में नहीं जाएंगे। और मैनेजमेंट ये कैसे कर सकती थी, कैसे वो अपनी थिंकिंग सॉरी वर्कर्स को बता सकती थी कि हम आपके बारे में है सोचते हैं, By आप हमारे लिए sharing the इम्पोर्टेंट हो, gains. शेयर द गेन्स। और वर्कर्स कैसे कर सकते थे, बाय वर्किंग विद मोर लॉयल्टी एंड डिवोशन। समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जहां पे हार्मनी खत्म हुआ, आई रिपीट, जहां पे हार्मनी खत्म हुआ वहां से कोऑपरेशन बढ़ गया। टेलर ने कहा प्यार भी बहुत अच्छी, प्यार तो होना ही चाहिए, प्यार के साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, दोनों के बीच में कोऑपरेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते तो ठीक है, दोनों के बीच में कोऑपरेशन की भी बहुत जरूरत है। मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ सॉरी कॉम्पीट नहीं करना। मैनेजमेंट को ये नहीं है कि आई से नहीं चलना, मैनेजमेंट को वी वाला कॉन्सेप्ट लेके आना है कि कोई भी जो गोल हम अचीव करेंगे वो हमारी वजह से है, वो हमारी वजह से। अब ऐसे थोड़ी ना कि मतलब जैसे एक हस्बैंड वाइफ है, बहुत प्यार है के बीच, बहुत प्यार है उन दोनों के बीच में, लेकिन क्या है कि वो बच्चा हो गया, वो बड़ा अच्छा निकल गया, तो माँ क्या कह रही है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। ऐसे नहीं है, तुमने नहीं किया, मेरा भी कुछ रोल था, मैंने भी बड़ा कुछ किया है इस बच्चे को पैदा करने में और उसको आगे बड़ा करने में। तो ये नहीं है कि सब कुछ मेरा ही है, आपने नहीं किया, आपका ही रोल है, लेकिन मैं नहीं, हम का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लेके आना। समझ में आया? तो एक तरीके से देखा जाए तो बॉटम लाइन तो दोनों की सेम ही हो गई। उसमें भी यही था कि प्यार होना चाहिए, यहाँ पे भी प्यार होना चाहिए, बस प्यार के साथ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। समझ में आया? बेस लाइन समझ में आ गई। अब आइए इसको इंग्लिश में समझते हैं, तो मतलब इसको डिटेल में समझते हैं। तो हमारे टेलर साहब ने बोला कि ये जो मैं प्रिंसिपल दे रहा हूँ, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब उन्होंने खुद ही बोल दी ये बात कि ये प्रिंसिपल एक्सटेंशन है हार्मनी का। और उसने आगे बोला कि देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या हुआ, मैं, और कोऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, हम। तो देयर शुड बी कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। दोनों को ये समझ आ जाना चाहिए कि दोनों को दोनों की जरूरत है। आई रिपीट, दोनों को ये समझ आ जाना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मैनेजर्स को वर्कर्स की जरूरत है, वर्कर्स को मैनेजर्स की जरूरत है। आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, अभी तक पूछ लेना चाहिए था, इस तरह आप बार बार वर्कर्स वर्कर्स क्यों बोल रहे हो, आपको एम्प्लॉइज बोलना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपको बताऊंगा मैं कि टेलर का जो मेन फोकस था वो था वर्कर्स के ऊपर। वो सब मैनेजर्स को एक मानता था और वर्कर्स को एक मानता था। टेलर का जो फोकस था वो कहता था सारे मैनेजर्स एक है और वर्कर्स एक है। तो वो चाहता था वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। ऑन द अदर हैंड, जब हम 2 क्लासेस बाद फ्योल पढ़ेंगे तो फ्योल ने कभी वर्कर्स वर्ड यूज नहीं किया। फ्योल कहता था एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। वो कहता था एक तो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, एक उनके नीचे एम्प्लॉइज होते हैं। तो दोनों की थिंकिंग अलग थी, इसलिए मैं बार बार वर्कर्स यूज कर रहा हूँ। टेलर कहता था वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, और वो फ्योल कहता था मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज, कि एक मैनेजर्स होते हैं एक एम्प्लॉइज होते हैं। इसलिए मैं बार बार वर्कर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि सर आप वर्कर्स क्यों यूज कर रहे हो, तो देयर इज अ रीजन मैं वर्कर्स वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट पे हमने उसने क्या बोला कि मैनेजर्स जो हमारी वो है कंपटीशन है, दैट शुड बी रिप्लेस्ड विद कोऑपरेशन। कंपटीशन नहीं करना, मैनेजमेंट को कॉम्पीट नहीं करना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसा करते हैं कि अक्षत हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। अक्षत एक सीनियर मैनेजर है, ठीक है, और उनके जूनियर मैनेजर है रिजुल, ठीक है, वो भी हमारे साथ एक बीच में ही हमारे साथ है। अब क्या होता है, रिजुल एक बहुत अच्छा सजेशन अक्षत को देता है, ठीक है, जिससे कॉस्ट कम होती है और हमारा काम मतलब भी इंप्रूव होता है। अब अक्षत को ये अपने से सीनियर मैनेजर, लेट अस अज्यूम अद्वित है, उसको ये बात बतानी है। तो अब अक्षत के पास 2 तरीके हैं इस बात को आगे पहुंचाने के लिए। या तो अक्षत ये कह सकता है कि सर मेरे सबऑर्डिनेट, सुनना मेरी बात को, मेरे सबऑर्डिनेट रिजुल ने एक सजेशन मुझे दिया है और मुझे लगता है कि ये सजेशन बहुत अच्छा है और हमें उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अद्वित क्या करेगा, अद्वित रिजुल को भी वो अप्रिशिएट करेगा
और रिजुल के मन में अक्षत के लिए कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि सर मेरे सुपीरियर ने मेरे को मेरे उसका ओपिनियन का एक क्रेडिट दिया और मेरा नाम आगे बढ़ाया। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। हो सकता है कि अक्षत को इतनी वो ना मिले, अक्षत को ना मिले, लेकिन रिजुल को जरूर मिले। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि रिजुल ने एक सजेशन अक्षत को दिया और अक्षत अपने सीनियर को बता रहा है अपना नाम लगा के कि सर ये मेरे को लगता है हम ऐसे काम करें। तो उससे क्या होगा, नो डाउट अक्षत को एप्रिसिएशन मिल जाएगी, लेकिन रिजुल के मन में जो उसका सबऑर्डिनेट है अक्षत के लिए क्या हो जाएगा, एक गुस्सा आ जाएगा कि तूने मेरा जो क्रेडिट था आपने आगे अपना नाम लगा के कैसे बोल दिया, और सॉरी, और आगे वो कोई भी अच्छे सजेशंस नहीं देगा। तो मुझे बताइए कि अक्षत को क्या करना चाहिए, उसको अपने एम्प्लॉइज को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए या उसको सारा क्रेडिट अपने आप ले लेना चाहिए? बताइए, उसको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। तो यही चीज हमारे टेलर ने कही। टेलर ने कहा कि जो मैनेजर्स है उनको कोई कंपटीशन नहीं करना वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, वर्कर्स के साथ, उनको उनको मौका देना है आगे बढ़ने का और उनको समझना है कि वो भी इंपॉर्टेंट है, उनकी भी जरूरत है। समझ में आया पॉइंट? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मैनेजमेंट में हो किसी कंपनी के और आप अपने एम्प्लॉइज को ये जताना चाहते हो कि हम लोग आपके साथ है, हम लोग आपके ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं, तो आप ये चीज कैसे जता सकते हो, कैसे उनको रियलाइज करा सकते हो? बताइए क्या कर सकते हो कि ये चीज उनको रियलाइज हो कि मैनेजमेंट हमारे हमारे को एक वैल्यू करती है, हमारे को कुछ समझती है? बताइए, मम्मी पापा आपको कैसे रियलाइज कराते हैं कि हाँ आप हमारे बच्चे हो और हमें आप लोग बड़े प्यारे हो? बताओ कैसे रियलाइज कराते हैं मम्मी घर पे? Giving gifts. हाँ जी, By बेसिक giving gifts. नेसेसिटीज फॉलो एक मिनट, नंदिनी प्रोवाइड कुछ करते कह, पहले नंदिनी आप बोलो, पहले नंदिनी आप बोलो। हाँ, So by giving gifts. गिफ्ट्स, अच्छा गिफ्ट्स दे के, मतलब ये वन साइड, वो आप बड़े प्यारे हो, मेरे प्यारे हो, ठीक है, गिफ्ट्स, बस गिफ्ट्स देते रहो तो फिर ये क्या हुआ? और क्या हो सकता है? गिफ्ट से तो बेसिक बच्चा नीड्स बिगड़ प्रोवाइड जाएगा। अमित करते आप हैं, बताओ। हाँ, बेसिक नीड्स प्रोवाइड करते हैं। बेसिक नीड्स, और कैसे, और कोई ट्राई करेगा कि नहीं? मैं आपसे पूछूं, मुझे ये आपको Appreciating ये them. रियलाइज कराना है कि आप लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, हमें आपकी आप लोग आपके ओपिनियंस की कदर है, आप लोगों की सजेशंस की, आप लोगों की थिंकिंग की कदर है। ये कैसे रियलाइज करोगे? प्यार वाला हो गया हारमनी में, प्यार हो गया हारमनी में, उस पर गिफ्ट्स की बात हो गई थी। अब ये कैसे रियलाइज कराओगे कि आप लोगों को हम कुछ समझते हैं? ये बताओ, सर इनकरेज करेंगे और किस चीज के लिए इनकरेज करोगे? कि किस हर चीज के के लिए इनकरेज करोगे? यही तो पूछ रहा हूँ, किस चीज के लिए इनकरेज करोगे? अपने काम को सजेशंस properly लोगे करना. कि आप जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं उनमें आप उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे। एक बात बताओ, अगर मम्मी पापा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं घर के बारे में और अगर वो आपसे ना पूछे, तो ऐसे नहीं लगता कि यार हम हमें क्या मंदिर से उठाया है, हम क्या बाहर से उठाए गए हैं, हमारी कोई कदर नहीं है घर पे क्या? और अगर वो आपको पूछते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है और पूछते हैं बेटा आपका क्या ओपिनियन है, तो लगता है हाँ हमारी भी घर में कोई औकात है, हम भी मतलब हमारी भी कोई वैल्यू है। तो यही चीज कंपनी को करनी है। जब मैनेजमेंट अगर अपने वर्कर्स एम्प्लॉइज को ये बोले कि हमें ये डिसीजन लेना है, आप लोग अपने व्यू पॉइंट्स रखो, अपने ऑप्शन सजेशंस हमें दो, तो हमें लगेगा ना कि हमारी भी कोई वैल्यू है कंपनी में। तो हमें यही चीज करनी है, हम एक सजेशन बॉक्स का सिस्टम अपनाएं और उसमें एम्प्लॉइज से सजेशंस मांगे, और अगर उनके किसी सजेशन ने बहुत ज्यादा हेल्प की है हमें कॉस्ट को कम करने में, क्वालिटी को इंप्रूव करने में या क्वांटिटी को बढ़ाने में, तो हमें उनको क्या करना चाहिए? हमें उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। जैसे अभी नंदिनी ने कहा कि अगर नंदिनी ने बहुत अच्छा सजेशन दिया मम्मी पापा को और अच्छा लगा उनको, तो मम्मी पापा इनको गिफ्ट ला के देते हैं, तो इनको भी अच्छा लगेगा, तो उसके बाद हम उनको रिवॉर्ड करें। और हमेशा देखो क्या होता है, अगर कोई डिसीजन आपसे बिना पूछे लिया जाए, ठीक है, अगर कोई डिसीजन आपसे बिना पूछे लिया जाए, तो चाहे वो आपके भले के लिए हो या ना हो, आप उसको रेजिस्ट करोगे। पहले, सबसे पहले कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उसको रेजिस्ट ही किया जाता है। लेकिन अगर वो उस डिसीजन के बनते टाइम आपको इन्वॉल्व किया गया, तो आप उस डिसीजन को कभी रेजिस्ट नहीं करोगे। ठीक है ना? अगर घर पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग हो रही थी, ठीक है, और आपको इन्वॉल्व नहीं किया गया और आपके सामने बस बोल दिया गया कि कल कोई भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख दी, तो आप उसको रेजिस्ट करोगे। लेकिन अगर आपने उनको इन्वॉल्व किया, अगर आपको इन्वॉल्व किया गया उस डिसीजन मेकिंग में और आपने भी उस सजेशन दिए थे, तो आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने कही कि इन्वॉल्व करो वर्कर्स को डिसीजन मेकिंग के अंदर, वर्कर्स से सजेशंस मांगो। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, वर्कर्स को इन्वॉल्व। ठीक है, ये तो हो गई मैनेजमेंट की साइड से वर्कर्स के लिए।
अब मेरे को बताओ, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप अपने मैनेजमेंट को ये कैसे जताओगे कि वी वांट टू कोऑपरेट विद यू, वी डू नॉट वांट टू कम्पीट विद यू, वी वांट टू कोऑपरेट विद यू? आप कैसे बताओगे? क्या करोगे कि उनको ये रियलाइज हो कि मैनेजमेंट के साथ वर्कर्स चलने के लिए तैयार है? बताइए, आप बताइए, आप क्या कर सकते? सोच के बताओ कि आप क्या कर सकते हो कि मैनेजमेंट को लगे कि हमारे वर्कर्स हमारे साथ है, हमारे साथ मूव चलेंगे, ना हमसे कोई लड़ाई नहीं करेगा, हमसे कोई झगड़ा नहीं करेगा। बताओ, बताओ क्या कर सकते हो आप? सर encourage और हेल्प। आप क्या कर सकते हो? आप अपने आप को बिना बात की जो मांग होती है, स्ट्राइक्स होती है, वो नहीं करो। अगर आप बिना बात की मांगे ना रखो वर्कर्स के साथ, तो ये प्रूफ होएगा कि हाँ, सॉरी, अगर आप बिना बात की मांगे ना रखो मैनेजमेंट के सामने, तो ये प्रूफ होएगा कि हाँ, आप हमारे साथ हो, कोऑपरेट करें, बस यही तो काम है। तो आपको तो बस इतना करना है कि यू हैव टू रेजिस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स, फ्रॉम क्रिएटिंग इनडिसिप्लिन इन द, खत्म हो गया। और हमें मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ चलना है, ना उनसे आगे ना उनसे पीछे, उनके साथ चलना है। उनके लिए जो एक जर्नी है उसको स्मूथ करना है। समझ में आ गया? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब आइए, इस पूरे प्रिंसिपल को मैं बोलूंगा, जैसे मैंने कल बोला था, 2 बार मैं बोलूंगा, फिर आपसे बुलवाऊंगा और फिर आपसे लिखवाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे ना साइड बाय साइड लिख लेते हैं, वो चीज नहीं करनी। देख लो, रुक जाओ, अभी सब इधर ध्यान दीजिए। ओके, तो सबसे पहला लाइन, द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म is an extension of harmony, not discord. पहला, ठीक है। उसके बाद there should be complete cooperation between the management and workers. 2 पॉइंट। दूसरा, तीसरा, management should not, sorry, competition should be replaced with cooperation. Competition should be replaced with cooperation. तीसरा पॉइंट। चौथा, both should understand that they need each other. Both should understand that they need each other. 4 पॉइंट हो गए। पांचवा, the management should install a system of suggestion box wherein the workers should be encouraged to give suggestions, and if any of their suggestion has helped in cost reduction or quantity improvement, they should be rewarded. 5 point, ठीक है। छठा, whenever any important decision has to be taken, workers should be taken into confidence. जब भी कोई important decision लिया जा रहा है, workers को involve करना चाहिए, they should be taken into confidence. छठा point। सातवां, वर्कर्स शुड रेजिस्ट देमसेल्व्स। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रोका जाए, अपने आप को रोको। वर्कर्स शुड रेजिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड मेकिंग अनड्यू डिमांड्स ऑन द मैनेजमेंट। जैसे बिना बात की डिमांड, सैलरी बढ़ा दो, नहीं बढ़ाएगा उड़ा दूंगा, तेरी बीवी को भगा लूंगा, ऐसे काम नहीं करने, आराम से, आराम से। तो वर्कर्स शुड रेजिस्ट देमसेल्व्स फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक्स एंड मेकिंग अनड्यू प्रॉफिट्स, और सॉरी, अनड्यू डिमांड्स ऑन द मैनेजमेंट। एंड लास्टली, मैनेजमेंट शुड वर्क side by side with the workers, smoothing and encouraging them. बताइए, समझ में आया? अच्छा, एक मिनट, ये जो अक्षर, अर्चित, सहज, आप प्लीज वीडियोस ऑन करिए। और अर्चित, आप आए क्यों नहीं रहे इतने दिन से? प्लीज यार रेगुलर रहिए क्लास में, ठीक है? हो गया, समझ आ गया? एक बार फिर से बोलूं, याद करने की कोशिश करो, आप बिल्कुल याद करने की कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम आपसे बुलवाऊंगा। ओके, तो हमारे कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, it is this science not rule of thumb is an extension of harmony, not discord. पहला पॉइंट, the competition should be replaced with cooperation. दूसरा point, there should be complete cooperation between management and workers. तीसरा point, the board should understand that they need each other. चौथा point, ठीक है। पांचवा, the management should install a system of suggestion box wherein the workers should be encouraged to give suggestions, and if any of their suggestions help in suitable substantial cost reduction and quality improvement and quantity improvement, they should be rewarded. 5 points. Shraddha, whenever any important decision has to be taken, they should be taken into confidence. Workers should be taken into confidence. Shraddha. Satwa, the workers should stop themselves, resist themselves from going on strikes or keeping any undue demands on management. Undue का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपकी सैलरी 2 महीने पहले ही बढ़ी और फिर आप मांगने चले गए सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। ये नहीं, आपकी जब ड्यू होती है 1 साल बाद, जो जब भी होती है, तब आप ड्यू डिमांड करो। ये नहीं कि बस अनड्यू, बिल्कुल सर छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, बस ऐसे ही सर मन नहीं लग रहा। दिस इज नॉट नॉनसेंस, ऐसे नहीं ना। तो अनड्यू डिमांड। एंड लास्टली, मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद द वर्कर्स, स्मूथनिंग एंड एनकरेजिंग। हो गए यार, 8 पॉइंट्स है, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह मैं आपसे पूछवाता हूँ, बुलवाता हूँ और फिर मैं आपसे लिखवाऊंगा, ठीक है। तो साइंस नॉट, सॉरी, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ harmony, not Harmony, discord. not discord. अनम्यूट करिए सब बच्चे, अपने आप को अनम्यूट करिए। उसके बाद नेक्स्ट, देयर शुड बी कंप्लीट डैश बिटवीन द डैश एंड द डैश।
Workers and the management. Cooperation between the Cooperation between the Workers and the management. workers. Dash should be replaced with dash. Competition should be Competition should be replaced by cooperation. 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 Next, both should understand that they need each other. ये मैंने बोल दिया. There should be a system of, बताइए, system of. Suggestion box. That the worker should be encouraged to give suggestions, and if any of their suggestion has helped in suitable cost reduction and substantial cost reduction and quality improvement, they should be rewarded. Okay. Next, whenever any dash is taken, the dash should be taken into dash. Never an important Worker worker should be taken into Worker should be taken into confidence, right? The worker should, बताओ, the worker should Resist resist themselves from going on strikes Strike and unreasonable demands of the management. on the management. ठीक है, आगे चलते हैं. उसके बाद क्या है? Lastly, the management should work side by side with the workers, encouraging them and smoothing the way forward. याद हो गए? शुरू करें एक बार. चलिए एक बार लिखिए जल्दी से, बिना देखे. कोई टेस्ट नहीं है, 1 2 3 4 जो लिख सकते लिख. कोई टेस्ट नहीं, लेकिन बिना देखे. सर हाँ जी बेटा. सर वो बैच की टाइमिंग्स कभी हाँ बिल्कुल अक्षत, मेरे को याद है. आज कोई बच्चा क्लास मत लीव करना जब खत्म भी हो जाए. एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ एक दो बच्चों को ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी क्लास की टाइमिंग्स को लेके, तो एक बार डिस्कशन कर लेंगे. अगर कुछ हो पाया, सूटेबल हो पाया, तो एक बार उसको देखें. ओके, जल्दी से लिखिए, बिना देखे बिल्कुल. जो भी बच्चे आज क्लास में आए, प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करके आइए ग्रुप में. एंड अभी भी एक मिनट, 4 बच्चों का टेस्ट नहीं आया है. मैं आपको नेक्स्ट वीक दे दूंगा टेस्ट, चेक करके. अर्चित, आपने टेस्ट नहीं दिया फर्स्ट चैप्टर का, प्लीज दीजिए. उसको कब दोगे अर्चित? अर्चित बंसल, यस सर. कब दोगे टेस्ट? सर कल तक दे दूंगा. कल उसको दीजिए, ग्रुप में टेस्ट है, उसको लिख के मेरे को भेजिए 1 घंटे के अंदर. सहज, आपने भी टेस्ट नहीं दिया, आप कब दोगे? सहज, यस सर, मैं दे दूंगा. आज प्लीज शाम तक मेरे को टेस्ट मिल जाए. और अक्षत गोयल, आप उसको वीडियोस को कंप्लीट करके दीजिए टेस्ट. और कृष बंसल आए हैं, चलिए जल्दी से लिखिए. देवांश एंड रिया, प्लीज वीडियोस ऑन करिए. देवांश एंड रिया, क्या हो जाता है बच्चा? एक बात बताओ. अच्छा मेरे को ये बताओ, वीडियो ऑफ क्यों करते हो? ऐसा क्या हो जाता है? कोई चिंतन, सब इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने बढ़िया लग रहे हो. जल्दी से. मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ सारे पॉइंट बोलने को. ध्यान रखना रिजुल, ध्यान रखियो, हो सकता है तेरा ही नंबर हो. तनीशी का भी हो सकता है. लिख लिए? जल्दी नंदिनी, जल्दी. मनकीरत, वीडियो ऑन करो बेटा. आहा, कितना अच्छा किया है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है. हो गया? ऐसा इस बार एक बच्चा बोलेगा सारे पॉइंट और सब चेक करेंगे. 2 मिनट और है, जल्दी लिखिए. चलिए स्टॉप. ऐसा है, अब हम एक जने से बुलवाएंगे 2-3 पॉइंट. तो आना, पहले 3 पॉइंट बोलो जो भी आपने लिखे. चलो पहले 3 पॉइंट जो आपने लिखे बोलो. This principle is an extension of the principle of harmony, not discord. देखिए, ये लिख लिया सबने. एक मिनट, ये सबने लिख लिया, चेक करो जल्दी से 1 मार्क. चलिए नेक्स्ट बोलो सुहाना.
There should be complete cooperation between the workers and the management. ये लिख लिया सबने? चलो तीसरा पॉइंट बोलो सोना। Competition should be replaced by cooperation. ठीक है। Both. हाँ ठीक है, ये लिख लिया सबने 1 मार्क। चलो आगे मलिका आप ट्राई करो 4th पॉइंट, आपने क्या लिखा है? Both should understand that both need each other. They both need each other. They both should understand that they need each other. ये लिख लिया सबने? नेक्स्ट बताओ मलिका। Workers should resist their undue चलो demands ठीक है, and पहले आपने strikes. लिख दिया workers should resist themselves from going on strikes or making any undue demand. Okay, मानवी आप बताओ, आपने आगे लिखा है कोई पॉइंट? मानवी को हो गया? Oh, sir. नहीं लिखा, अच्छा कोई नहीं। चलो भव्या आपने लिखा है इसके बाद कोई पॉइंट? System or suggestion box. There should be a system of suggestion box where the suggestions should workers should be encouraged to give suggestions, and if any of their suggestion has helped in cost reduction and quantity improvement, quality improvement, they should be rewarded. तो देखिए क्या आधा अधूरा पॉइंट भी लिखा है, ये देख लो अपने आप, देख लो, जज कर लो, 1 नंबर मिलना चाहिए कि आधा नंबर मिलना चाहिए, अपने आप जज कर। Okay, next point, the worker should be encouraged, sorry, whenever any important decision is to be taken, the worker should be encouraged to give suggestions. Okay, and lastly, the management should work side by side with the workers, encouraging them and smoothing the way forward. तो बताइए कोई रॉक स्टार है क्लास में जिसके 8 में से 8 आए है कोई ऐसा? अरे हार्दिक क्या बात है, अद्वैत वेरी गुड वेरी गुड। तो जब भी अब लॉकडाउन खुलेगा और हमारा इंस्टीट्यूट खुलेगा, आपको सिल्क मिलेगी बड़ी वाली, ठीक है, मांग लेना अपने आप, शर्म मत करना। 7 वाला कोई है? 7 वाला? अरे वाह, आना वेरी गुड, अक्षत वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मानवी, कृष वेरी गुड, और बस अक्षत वेरी गुड, तनीशी ओके, और कौन है, और कौन है? मलिका वेरी गुड। और 6 नंबर वाला कौन है? 6 नंबर, 6 वाले है, ओके ओके ओके, नंदिनी का विजुअल, सुहाना, भव्या, पर 6 से नीचे कुछ नहीं। तो ठीक है बच्चों, वेरी गुड, अच्छे से आपको याद हो गई। चलिए एक बार अब लास्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ, अब सिर्फ सुनिएगा, कोई भी पॉइंट आपको मिस हो रहा हो दिमाग में तो उसको याद करिएगा। पहला पॉइंट, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, पहला पॉइंट। सेकंड, देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, दूसरा पॉइंट। तीसरा, कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद कोऑपरेशन, तीसरा पॉइंट। The both should understand that they need each other, चौथा point. Management should install a system of suggestion box, मैं पूरी लाइन नहीं बोल रहा, पांचवा point. Whenever any important decision has to be taken, workers should be taken into confidence, third point. Workers should resist themselves from going on strike, सातवां point. And the management should work side by side with the workers, आठवां। समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम, हाँ जी बेटा। सर एक बार 5th पॉइंट रिपीट कर। मैम अब 5th वो था whenever any important decision वाला सजेशन। सुनिए, the management should install a system of suggestion box where the worker should be encouraged to give suggestions, and if any of their suggestion, देखो अब suggestion तो आप कुछ भी दे दो, जैसे मान लो, एक बात बताओ कि एक सुनना, मेरे एक एग्जांपल है कि पहले हम ना एक कंपनी में रॉ मटेरियल X यूज करते हैं, ठीक है, अब आप आई और कंपनी में आपने कहा कि सर अब से हम X नहीं Y यूज करेंगे, और उससे मैंने कहा कि इससे इसको चेंज करने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो आपने कहा कि सर इसको चेंज करने में हमारे को 20 लाख रुपीस लगेंगे। तो मैंने इससे पूछा कि आप हमारे को फायदा क्या मिलेगा, क्या हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी? आप कहते हो नहीं सर क्वालिटी तो इंप्रूव नहीं होगी। अच्छा मैंने कहा कुछ इससे क्वांटिटी बढ़ेगी, वो भी नहीं होगा सर। और कुछ हमारा को फायदा मिलेगा? नहीं सर। फिर किस चीज का सजेशन? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या हो कि मतलब ये हो गया कि सर सजेशन देने के लिए आपको नहीं देना, उस सजेशन से कॉस्ट कम होनी चाहिए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, या फिर कोई ना कोई क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो इफ देयर सजेशन हैज हेल्प्ड इन सब्सटेंशियल कॉस्ट रिडक्शन, क्वांटिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, देन दे शुड बी रिवॉर्डेड। ऐसे तो सभी सजेशन देते रहेंगे, यस और नो, है ना। तो ये समझ आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। और ये पॉइंट ऐसे नहीं है कि आपको रट के लिखना है, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख दो जैसे भी। क्लियर है? चल अब हम चलते हैं अपने लास्ट प्रिंसिपल पे टेलर के, जिसका बहुत ही बड़ा नाम है, और कहते हैं ना वो जितने बड़े नाम उतने ही फीके पकवान, ये वही है, छोटा सा, सबसे छोटा है, सिर्फ 4 लाइनों या 5 लाइनों में खत्म हो जाएगा प्रिंसिपल। नाम क्या है सुनिए, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। आई रिपीट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल है अक्षत से
अक्षत एक इंग्लिश का वर्ड प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब होता है इंग्लिश की सेंस में, मुझे बीएसटी में नहीं समझना, इंग्लिश की सेंस में प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब होता है, वन वर्ड में बताइए, वन वर्ड। सक्सेस। सक्सेस, और ठीक है सक्सेस इज द राइट वर्ड, बट और इम्प्रूव्ड कुछ और कोई बोल सकते हैं? जैसे आपके पास न्यू ईयर में कार्ड्स आते थे पहले, हैव अ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस न्यू ईयर, तो उसमें क्या होता था, मतलब प्रोस्पेरस का क्या मतलब है? कौन ट्राई? Peaceful. पीसफुल, ओके, और कुछ और कुछ और सर प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, एग्जैक्टली प्रोग्रेस, तो मैं वही कहना चाह रहा था, ग्रोथ, ग्रोथ फील्ड। तो अब इस लाइन को समझते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, मतलब ग्रो करे हर एक पर्सन। टेलर ने ये बोला कि हर एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना चाहिए, मैनेजमेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि वो वर्कर मेरे से आगे निकल जाएंगे तो वो मेरे को मतलब वो मेरे से आगे कैसे निकल जाएंगे, नहीं, अगर वर्कर्स प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उससे आपको भी फायदा मिलेगा। मैं आपको समझा पॉइंट क्या है, ये एक बात बताओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड, मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन Management. की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड, बताइए? Management. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, सिर्फ मैनेजमेंट, Management and workers. वर्कर्स, मेनली एम्प्लॉइज, भैया एम्प्लॉइज के ऊपर इंपॉर्टेंट सक्सेस डिपेंडेंट है, मैनेजमेंट तो चलो अच्छी है लेकिन अगर उसके एम्प्लॉइज ही अच्छे नहीं हुए तो क्या वो कंपनी ग्रो कर जाएगी, नहीं। तो टेलर ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है उसके वर्क फोर्स की कॉम्पिटेंसी, ठीक है, और अगर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉइज तो उनको सिलेक्ट करते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए, आई रिपीट, उनको सिलेक्ट करते वक्त साइंटिफिकली सिलेक्ट करना चाहिए और बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो काम आप उन लोगों को दे रहे हो वो उनकी तीन चीजें मैच करें, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। अगर आप यहाँ पे कोई गलती करते हो तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। क्या हुआ, एक लेडी को मतलब एक लेडी को एक जॉब चाहिए, ठीक है, उसको जॉब की बहुत जरूरत थी, तो क्या हुआ, उसने एयर होस्टेस की जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसको हाइट से डर लगता था, सुनना समझना, उसको हाइट से डर लगता था और उसने एयर होस्टेस की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और इस बात को छुपा लिया कि मेरे को हाइट से प्रॉब्लम है, बस उसको जॉब चाहिए थी तो उसने जॉब के चक्कर में ये कर, और ना ही कंपनी ने देखा, ना ही कंपनी ने इतना वो लिया कि पेन लिया कि हम चेक करें क्या जो जिस पर्सन को हम जो जॉब दे रहे हैं क्या वो उस जॉब के लायक है, बस देखा कि हाँ ठीक है, अच्छी है, गुड लुकिंग है, चलो जॉब दो, ठीक है। तो क्या हुआ, पहली ही उसकी जो फ्लाइट थी वो थी मॉलदीव्स, जा रहे थे ना बहुत लोग, अभी जा रहे थे यहाँ पे भी, अभी लॉकडाउन खत्म होते ही सब लोग मॉलदीव से अपना हनीमून मनाने जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में 25 कपल थे, जोड़े बैठे हुए थे हनीमून पर, सब बड़े एक्साइटेड, मॉलदीव जाएंगे, वाटर विला में जाएंगे, ये करेंगे, एनीवेज कोई नहीं, और वो एयर होस्टेस भी जा रही थी। अब क्या हुआ, उसको हाइट से प्रॉब्लम है, जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, जैसे ही फ्लाइट ने एयर होस्टेस, नहीं मेरे को नीचे नीचे करो, लैंडिंग करो, लैंडिंग करो, मेरे को सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही, और वो फ्लाइट टेक ऑफ से पहले ही लैंड। अब एक बात बताइए, इसमें क्या हुआ, क्या आपने एक बंदे को रख लिया, आपने उसको एक ऐसी जॉब दे दी जिसके वो लायक नहीं थी, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ, उस कंपनी का नुकसान हुआ, ठीक है, उसकी रेपुटेशन खराब हुई कंपनी का, और उन 25 जोड़ों का भी तो प्रॉब्लम हुई ना, हनीमून मनाने में 2-4 घंटे लेट हो गए, मतलब भैया आप गलत मत समझना, वही कि मतलब एंजॉय जो करना था उनको वहां जाके अपना टाइम स्पेंड करना था, उसमें 2-4 घंटे लेट हो गए क्योंकि अब दूसरी फ्लाइट में जाएगी, उसकी गालियां भी खाई। अब एक बात बताओ, अगर आप ये बात पहले बता देते तो आपको ग्राउंड वर्क दे देते, आपको क्यों उड़ के नीचे लाना था प्लेन, है कि नहीं? तो क्या ये काम उसके लिए फिजिकली सूटेबल था? नॉट एट। अब अगर मैं एक बंदे को जो कि मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको मैं सोचने का काम दे दूं, उसको मैं प्लानिंग वर्क दे दूं, तो वो भी गलत है, वो जस्ट क्या करेगा, रिसोर्सेज से तो वेस्ट करेगा कंपनी के। तो इन्होंने बोला कि जो भी काम आप जिसको दे रहे हो वो उसकी तीन चीजें मैच करें, फिजिकल बताया भी मैंने आपको, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। फिजिकल का एग्जांपल दिया, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है वो बताता हूँ। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो आपके पास नॉलेज है, नॉलेज मतलब मान लीजिए आपने फाइनेंस की पढ़ाई कर रखी है, फाइनेंस में आपने आगे कोई डिग्री ले रखी है और आपको मैं मार्केटिंग का काम दे दूं तो शायद आप उस काम को नहीं कर पाओ, ये होता है इंटेलेक्चुअल। और दूसरा होता है मेंटल। मेंटल एबिलिटीज का क्या मतलब है, नॉलेज गेन तो कर ली लेकिन क्या हमें उस नॉलेज को अप्लाई करना आता है?
हर लॉयर जिसने एडवोकेट की पढ़ाई कर रखी है, लॉ की पढ़ाई कर रखी है, क्या वो सब लॉयर इतने अच्छे बन जाते हैं? नहीं। तो एक होता है मेंटल एबिलिटी, एक होती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल मतलब बुकिश नॉलेज एंड मेंटल मतलब आप उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो। तो जो काम हम जिस पर्सन को दे रहे हैं, हमें ये देखना है कि क्या वो काम उसके लिए फिजिकली सूटेबल है, मेंटली सूटेबल है एंड इंटेलेक्चुअली सूटेबल है या नहीं। उसके बाद हमें क्या देखना है कि जो हमने अभी हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में बेस्ट मेथड निकाला था, क्या हमें उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए? हाँ, क्योंकि जो आपका बेस्ट मेथड है वो शायद एम्प्लॉय को ना आता हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप में से हो सकता है काफी लोगों के मम्मी पापा अकाउंटिंग फील्ड से हो, सीए में हो। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब हम सीए की पढ़ाई करते हैं ना, तो हमें ऑडिटिंग के बारे में सिखाया जाता है। ऑडिट तो आपको पता है, ठीक है। और जब हम अपने छोटी एक फर्म में हम ज्वाइन करते हैं एज अ सीए, तो वहां पे ऑडिटिंग ना बिल्कुल आज भी पेन एंड पेपर से होती है, टिक 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 टिक, वही सिस्टम है। लेकिन अगर मैं कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करता हूँ, जैसे पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, या आप लगा लो ईएनवाई या केपीएमजी, ये जो बड़ी कंपनीज है, इन्होंने ऑडिटिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर बना रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के कंपनी में यूज होते हैं, वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप इन कंपनी को ज्वाइन करते हो, तो वो आपको एक ट्रेनिंग देते हैं टू लर्न दैट सॉफ्टवेयर। इसका क्या मतलब है कि आप एक अच्छे सीए नहीं हो, आप एक अच्छे ऑडिटर नहीं हो? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक अच्छे ऑडिटर नहीं हो। इसका ये मतलब है कि वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लायक बना रहे हैं। तो whenever you join an organization, you should be given the training to work on the software. अब इससे क्या होएगा? एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट होगी, और अगर एम्प्लॉइज की डेवलपमेंट होगी तो उससे उस कंपनी की भी डेवलपमेंट तो होगी ना। ये तो नहीं है ना कि सिर्फ एम्प्लॉय की डेवलपमेंट हो रही है। तो अगर एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी तो कंपनी की भी डेवलपमेंट होगी। इसलिए मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉइज और वर्कर्स को हमेशा आगे बढ़ने का मौका देना। समझ में आया प्रिंसिपल? मुश्किल तो नहीं है। आइए अब मैं इस प्रिंसिपल को इंग्लिश में आपको बताता हूँ, सुनिएगा। छोटा प्रिंसिपल। पहले मैंने क्या बोला था? सबसे पहली लाइन क्या थी कि एक कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है उसके एम्प्लॉइज की काबिलियत पे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट, मतलब बहुत हद तक, एक हद तक, टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉइज की काबिलियत। ठीक है, पहला। दूसरा, फॉर दिस each person should be scientifically selected. Scientifically selected मतलब उनका पूरा टेस्ट होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, उनसे काम करवा के देखना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी होता है वो होना चाहिए। सारा का सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे स्टाफिंग चैप्टर में, 8 स्टेप्स का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो दे शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। The work assigned should match their physical, intellectual and mental capabilities. तीसरा पॉइंट। चौथा, they should also be given the training to learn the best method. जो बेस्ट मेथड हमने साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में निकाला, they should also be given the training to learn the best method. And last point, the efficient employees would produce more and earn more, and that would ensure efficiency and prosperity for both the company as well as the workers. समझ में आई बात? तो ये नहीं है कि सिर्फ वर्कर्स का फायदा हो रहा है, उससे कंपनी का भी। एक बात बताओ, अगर आप लोग आज सक्सेसफुल होते हो, आप लोगों के अच्छे नंबर आते हैं, तो आप लोगों का तो आगे करियर सेट हो जाएगा, बट उसका फायदा मुझे भी तो मिलेगा, मेरा भी तो नाम आएगा ना कहीं कि रिजल्ट राहुल सर का भी रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी तो फायदा होएगा। तो मेरे को ये थोड़ा ना देखना है कि आप लोग आगे बढ़ गए। ऐसे ही मैनेजर्स को, अगर कोई मैनेजर्स के वर्कर्स आगे बढ़ भी रहे हैं, तो उस मैनेजर का भी तो नाम लिया जाएगा कि इसके सुपरविजन के अंदर ये बंदा आगे बढ़ा। ठीक है ना? तो आइए एक बार फिर से बोलता हूँ, सुनिएगा। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द वर्कर्स। पहला पॉइंट। फॉर दिस द ईच वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड. The work assigned should match their physical, intellectual and mental capabilities. They should also be given the training to learn the best method. They should also be given the training to learn the best method. आप लिखना चाहो तो आगे लिख भी सकते हो, developed under science not rule of thumb. And lastly, efficient employees would produce more and earn more, and that would ensure greatest efficiency and prosperity for both the management and the workers. पूरी की पूरी वही लाइन आ गई प्रिंसिपल्स वाली, that it would ensure greatest efficiency and prosperity for both the management and the workers. बताइए, समझ में आ गई? अच्छे से बुलवाओ एक बार आपसे, शुरू करते हैं। कोई नोट्स नहीं देखेगा, देखो चीटिंग नहीं करना, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। ओके, पहला पॉइंट, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स to dash on the dash of dash. बताइए। Depends upon the large on the extent competencies of the employees. employees. Each dash should be dash.
The employee should be scientifically selected. scientifically selected. The work assigned should match their dash dash and dash. अक्षर तू बोल रहा है Mental, भाई भाई physical, बोल रहा है and साथ में? mental and Mental, intellectual. क्या हुआ सर? मैं कह रहा तू बोल रहा है भाई बोल रहा है साथ में बैठा हुआ, उसको अभी भी सारा सब कुछ याद होएगा। आप हाँ, the work assigned should match his physical, and mental and intellectual. intellectual And mental- capabilities. they should also be given the required training। ठीक है, लास्ट लाइन बोलते हैं, मैं बोलता हूँ सुनना, efficient employees would produce more and earn more and that would ensure greatest efficiency and prosperity for the management and the workers। समझ में आ गई? ठीक है, याद हो गई? एक बार कोशिश करें लिखने की, हो पाएगा? चलिए जल्दी से लिखते हैं, एक बार जल्दी से लिखोगे बिना देखे 5 पॉइंट जल्दी से। लेट्स सी कौन सबसे बढ़िया तरीके से लिखेगा बिना देखे। ऐसा करते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए और चेक करिए अपना। अब रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सब रुक जाओ। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द वर्कर्स। एक नंबर दे दीजिए, अपने आप चेक कर लो, अपने आप देख लो आधा अधूरा लिखा है, कितना लिखा है, हाफ या एक। ठीक है, आगे फॉर दिस ईच पर्सन शुड बी, बोलिए, साइंटिफिकली सिलेक्टेड। ठीक है, द वर्क असाइन शुड, बताइए, मैच हिज और हर Physical, physical, mental, mental and intellectual abilities। ठीक है, लिखो, they should also be given the training to learn the best method। लास्ट पॉइंट, नंदिनी ट्राई करोगे, बोलोगे नंदिनी, बोलोगे, कोशिश करोगे? Efficient employees produce more and earn more, and It would, वो पूरा लिख दो, it would ensure, it would ensure that the companies and the workers will be efficient and prosperous. बस खत्म, बिल्कुल लिख दो, it would ensure greatest prosperity, वो पूरा प्रिंसिपल ही लिख दो, greatest prosperity and efficiency for the workers and management। ठीक है, समझ आ गया? चलिए 5 तो किसी के 5 आया, किसी के है कोई 5? नहीं, कोई नहीं। 4 वाला कोई? ओके, अक्षर वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एंड वेरी गुड। और चलो इसमें 3 की बात नहीं है, इसमें 4 वाला ही। ठीक, ओके बच्चों, वेरी गुड। आइए अब जल्दी से रीड करते हैं दोनों प्रिंसिपल्स। कम टू पेज नंबर 2.5 पे आइए जल्दी से। This principle cooperation is an extension of harmony not discord। इसके लेफ्ट में लिखिए 1 मार्क क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है 1 मार्क में, एक्सटेंशन वाली लाइन आ जाती है, which principle is the extension of harmony not discord? Cooperation। जल्दी से, there should be complete cooperation, underline करिए, between the labor and the management instead of individualism। next, competition should be replaced by cooperation। ठीक है, next, हमने ये लाइन एक ही में मतलब अलग अलग रखी थी, both should realize that they need each other। इस पूरी लाइन को हाईलाइट करिए, अभी बताऊंगा क्यों। both should realize that they need each other, अभी हाइलाइटर प्लीज रखिए अपने पास, नेक्स्ट क्लास में लेके आना का नहीं है। नेक्स्ट, for this management should receive suggestions of the employee, they should be rewarded if any of their suggestions result in substantial reduction in cost। They should be allowed to take part in management, and if any important decision is taken, they should be taken into confidence। At the same time, workers should resist themselves from going on strikes and making unreasonable demands on the management। Management should work almost side by side with the workers, helping them, encouraging them and smoothing the way for them। समझ में आ गया? ठीक है, याद भी है, 90% 80% याद है। ठीक, लास्ट पे आइए। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी के साथ में अपने समझने के लिए लिखिए ग्रोथ, ग्रोथ अपने समझ। इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, फैक्ट्री की एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉइज। अंडरलाइन करिए, कॉम्पिटेंसीज ऑफ द एम्प्लॉइज। ईच अकॉर्डिंग टू टेलर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, each person should be scientifically selected, जो हम स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। The work assigned should match his or her physical, mental and intellectual capabilities। अंडरलाइन करिए तीनों को, फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल को हाईलाइट करिए। They should be given training to learn the best method। अंडरलाइन करिए, बेस्ट training to learn the best method। And lastly, efficient employees would produce more and earn more। This would ensure their greatest efficiency for both the company and the work। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर आइडेंटिफिकेशन में किस लाइन से पता चलेगा कौन सा प्रिंसिपल है? ठीक है बच्चों, तो आप आ जाइए पिछले पेज पे 2.5 पे आ जाइए। अब आ जाइए पहले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में मैं कुछ लाइंस आपको आइडेंटिफाई करने के लिए मार्क करवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है जो आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है। जैसे कि पहली है आपकी ये वाली,
मेंटल एवोल्यूशन वर्ड, वो सॉरी ये वाला बेस्ट मेथड वर्ड को मार्क करिए, वन बेस्ट मेथड को मार्क करिए, ठीक है। ओके, अब आप आइए, जो सेकंड एंड थर्ड है ना, हार्मनी नॉट डिसऑर्डर, कॉपरेशन जो है उसमें बहुत थिन लाइन है, बहुत ही छोटा फर्क है, आप समझ रहे हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि सर कब हार्मनी आता है और कब कॉपरेशन आता है, क्योंकि दोनों में बातें तो सिमिलर ही हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसी लाइंस अगर लिखी हो, देखो हार्मनी में इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करिए। अगर इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है ये वाली लाइन, तब तो ये हार्मनी है। और नेक्स्ट पेज पे आओ, एक बार नेक्स्ट पेज पे आओ, both should realize that they need each other, पहली बुलेट। अगर ये लाइन आ जाती है, मिल गया फर्स्ट बुलेट में, है ना, इसको हाईलाइट करो। अगर ये लाइन आती है नीड ईच अदर, तो कॉपरेशन, और अगर लिखा है ईच वन इज इंपॉर्टेंट, तो हार्मनी। समझ में आ गई बात। और इसके अलावा अगर मेंटल एवोल्यूशन की बात हो रही है तो हार्मनी है, सजेशंस की बात हो रही है तो... सर हाँ जी बेटा। सर ये 4th पॉइंट में जो फर्स्ट बुलेट है, कौन से इसमें 4th पॉइंट, 4th प्रिंसिपल, हाँ जी, फोर्थ प्रिंसिपल में उसमें जो फर्स्ट बुलेट है उसमें आपने कहा था ना, जैसे टेलर हर जगह वर्कर्स की बात कर रहा है। वर्कर्स कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज ज्यादातर, मतलब वर्कर्स अभी मैं आपको बताऊंगा आगे भी, उसका मेन फोकस ही वर्कर्स पे था, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आप एम्प्लॉइज पूछ रहे हैं, एम्प्लॉइज क्यों लिखा हुआ है? हाँ सर। इतना इतना इसमें इतना रिजिड मत हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ यहाँ पे ज्यादा मार्क्स भी कटेगा, ऐसा कुछ होएगा, इतना इसमें ज्यादा रिजिड मत हो, ठीक है, इतना कुछ ऐसा सोच। ओके, समझ में आ गया। तो आप ये अगर आपका मेंटल एवोल्यूशन की बात होती है तो टेलर, सॉरी, ये आ जाएगा हार्मनी। अगर बात हो रही है आपकी उसकी सजेशन बॉक्स की, तो आपका आ जाएगा कॉपरेशन, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान रखना, मेंटल एवोल्यूशन जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली में प्रिंसिपल नहीं है अलग से, इट इज अ टेक्निक। देखिए बहुत बार सीबीएसई ने भी और आप लोगों के स्कूल के एग्जाम्स में भी आ जाता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल एवोल्यूशन। मेरी बात को समझना, मेंटल एवोल्यूशन इज नॉट अ प्रिंसिपल, जो टेलर ने प्रिंसिपल नहीं दिया था, एक टेक्निक दी थी उसने हार्मनी लाने के लिए। तो अगर आपके पेपर में आ जाता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल एवोल्यूशन, तो घबराना नहीं है, आपको पूरा का पूरा हार्मनी लिख के आता, समझ, ठीक है। बस शुरुआत वाला पॉइंट मेंटल एवोल्यूशन से, जो मेंटल एवोल्यूशन की डेफिनेशन से शुरू करके पूरा हार्मनी ही कॉपी करना। समझ में आ गया पॉइंट? आगे बढ़े चलो। अब इसके साथ हमारे जो प्रिंसिपल्स है टेलर के वो खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं टेक्निक्स। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि सर ये बताओ, हम सारी मतलब आज 7 टेक्निक्स होती है, आज हम सिर्फ 2 या 3 करेंगे, 2 या 3 छोटे छोटे। सबसे पहले तो सवाल आता है कि सर प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में फर्क क्या है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। जब दोनों ही टेलर ने दी है तो प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में फर्क क्या है, क्योंकि फ्योल ने तो दिया भी नहीं टेक्निक्स, उसने सिर्फ प्रिंसिपल से दिए, तो ऐसा फर्क क्या है वो बताओ। तो बेटा समझो, इस चीज को समझो। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होती है गाइडलाइन, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे जो गाइडलाइंस है जो हम फॉलो करेंगे, वो तो हो गए हमारे प्रिंसिपल, ठीक है। और टेक्निक्स क्या होती है कि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्रोसेस क्या फॉलो करेंगे, हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो बन जाती है हमारी टेक्निक। इसको मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको समझाऊं, तो जैसे आज एक कोविड बहुत फैला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लो किसी को कोविड हो गया, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उसको कोविड नेगेटिव लाना है पॉजिटिव से। तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है कि जैसे ही कोविड होता है, आइसोलेट योरसेल्फ, क्वारंटाइन योरसेल्फ, ये तो हो गया प्रिंसिपल। उसके बाद ये तो खत्म, प्रिंसिपल है कि क्वारंटाइन योरसेल्फ, आइसोलेट योरसेल्फ एज सून एज यू विटनेस द फर्स्ट सिम्पटम्स ऑफ कोविड-19, ये हो गया प्रिंसिपल। अब उस प्रिंसिपल के बाद इस बीमारी से लड़ना कैसे है, वो है टेक्निक्स, कि आपको ये दवाइयां लेनी है, आपको स्टीम लेनी है, आपको ये योगा के आसन करने हैं, आपको ये लंग्स को मतलब इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ चीजें करनी है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ 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 आपको ऑक्सीमीटर से अपने आप को इसको चेक करना है। ये क्या हो गई? टेक्निक्स। तो समझ में आया? किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमारी हम जो चीजें फॉलो करते हैं वो होती है गाइडलाइंस, वो होते हैं प्रिंसिपल्स। तो ये उसने बोला कि दोनों के बीच में प्यार होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स यूज होने चाहिए, हर पर्सन को हम साइंटिफिकली रखेंगे, ये तो हो गए प्रिंसिपल्स। अब इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो बन जाएंगे हमारे क्या? टेक्निक्स। समझ में आया? अब मैं आपको 7 नाम बताता हूँ उसकी टेक्निक्स के, और उसका स्लैंग भी दूंगा। अभी बुक्स बंद रखिएगा प्लीज, बुक्स बंद कर दीजिए। यहाँ देखिए, तो टेक्निक्स क्या थी उसकी। सबसे पहली टेक्निक, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, सबसे पहली टेक्निक है, मैं अपने सीक्वेंस से लिख रहा हूँ स्लैंग के।
मेथड स्टडी, मेथड स्टडी। दूसरा मोशन स्टडी। तीसरा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। चौथा फंक्शनल फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। पांचवा टाइम स्टडी, टाइम स्टडी। छठा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। एंड लास्टली फैटीग स्टडी। ये 7 टेक्निक थी हमारी। अब एक चीज ये देखना, जिनके नाम के आगे स्टडी वर्ड आ रहा है, ये स्टडी, ये स्टडी, ये स्टडी और ये स्टडी, these star studies are commonly known as work study techniques. तो these star नाम techniques are commonly known as work study. तो अगर आपको एक क्वेश्चन आया 6 नंबर का, explain the various work study techniques of Taylor, तो आप बोलो कि मेरे को गालियां देनी शुरू कर दोगे, साले ने पढ़ाया तो था लेकिन ये तो पढ़ाया नहीं, ऐसी बकबक करता रहता था, कुछ भी बोलता रहता था, मैं। ऐसा नहीं, मेरे को गालियां मत देना। आपको बेसिकली 6 नंबर में ये 4 टेक्निक्स लिख के आनी है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं। अब एक चीज मैं आपको रीड कराता हूँ, एक बार साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पे आओ, नोट्स पे आओ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पे, और देखो यहाँ पे 4th बुलेट पे आओ, 4th बुलेट पे देखो क्या लिखा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स थ्रू वर्क स्टडी। मतलब मेथड स्टडी करके, मोशन स्टडी करके, टाइम स्टडी करके और फैटिग स्टडी करके पता लगाए कि क्या हमने किया है और अब हमें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो ये टेक्निक्स को हम यूज करते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? अब ये तो हो गया सर नाम। अब इनको नाम को याद करने के लिए सर आपका क्या स्लैंग है? इसका छोटा सा स्लैंग मैंने बना रखा है 7 के 7 नाम याद करने का। मी एंड माय डियर फ्रेंड, मी एंड माय डियर फ्रेंड आर टू स्वीट एंड फनी। ठीक है, अब देखिए सारे याद हो जाएंगे इससे। एम से मेथड स्टडी, एम से मोशन स्टडी, एम से डी से डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, एफ से फंक्शनल फोरमैनशिप, टी से टाइम स्टडी, एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एंड एफ से फैटिग स्टडी। जल्दी से एक नाम याद करेंगे और आप अपने नोट्स में इसका स्लैंग लिख लीजिए। कम टू पेज नंबर 2.6, इसका स्लैंग लिखिए और जो 4 नाम है जिनके आगे स्टडी वर्ड लिखा हुआ है, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फैटिग स्टडी, उसके आगे ऐसे एक एरो बना के ना लिख दो, कॉमनली नोन एज, कॉमनली नोन एज, कॉमनली नोन एज वर्क स्टडी टेक्निक्स, कॉमनली नोन एज वर्क स्टडी टेक्निक्स। तो अगर ये वर्क स्टडी आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है कि सर ने ये तो कराई नहीं, ये मैंने कराई है। जल्दी से स्लैंग लिखिए और सारे सातों के सातों नाम याद करिए। नाम याद करिए जल्दी से। आज 2 करेंगे छोटी छोटी। हो गए नाम याद? तो एक बार बोलना शुरू करते हैं। एम से मेथड स्टडी, दूसरे एम से मोशन स्टडी, टी से differential टी फॉर टाइम स्टडी, टाइम स्टडी, अच्छा टाइम, टी फॉर टाइम, टाइम स्टडी। डी से डिफरेंशिएशन सिस्टम, एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड and सिंप्लीफिकेशन simplification ऑफ वर्क। ठीक है, और कोई बची है हमारी? और एफ से
fatigue, fatigue study, और एक और F का बताइए, functional. sportsmanship, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आइए अब हम कोई एक देखते हैं, छोटी छोटी टेक्निक्स आज करते हैं। सबसे पहली टेक्निक हम करते हैं मेथड स्टडी। बहुत ही सिंपल है, 5 लाइनें हैं और 5 लाइनें में एक ही बात करे जा रहे, बिल्कुल ही एक ही बात करे जा रहे। नाम नोट्स यहाँ देखिएगा, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है मेथड स्टडी क्या कहेगा कि हमें क्या निकालना चाहिए किसी भी काम को करने के? वही साइंस नॉट डेवलप वाला, किसी भी काम को करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन उसमें एक ही तरीका दी बेस्ट है, तो हमें वो बेस्ट तरीका निकालना चाहिए। टेलर ने कहा देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग एनी वर्क बट ओनली वन वे इज द बेस्ट वे। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट वन बेस्ट वे। 2 पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट भी सेम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड वन बेस्ट वे। 3 पॉइंट। फिर उसने कहा, क्योंकि एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते थे, तो पहले गाड़ियां जो बनती थी, अगर आपको पता हो गाड़ियां कैसे बनती है, कोई बता सकता है? किसी ने अगर डिस्कवरी वगैरह पे देखा हो गाड़ियां कैसे बनती है, कोई बताएगा? किस तरह क्या प्रोसीजर होता है कि गाड़ियां बनते प्रोडक्शन का? क्या होता है, कुछ पता है किसी को? नहीं? हाँ रिया, क्या ऐसे कुछ कर तो रहे हो, क्या होता है वो? सर नहीं नहीं तो पता। पहले अंदर का तो गाड़ी structure में बन- क्या होता है, गाड़ियों के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सीट्स हो गई, बॉडी हो गई, स्टीयरिंग हो गया, अलग अलग जो पार्ट्स है वो अलग अलग जगहों पे बनते हैं। और जो फाइनल फैक्ट्री होती है वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ असेंबली होती है। जैसे कि ये एक असेंबली लाइन होती है, एक कन्वेयर बेल्ट होती है, ठीक है। इस पे अलग अलग वर्क स्टेशन होते हैं, जैसे वर्क स्टेशन ए हो गया, यहाँ सीट्स लगेगी कार में। वर्क स्टेशन बी हो गया, यहाँ पे गाड़ी में शीशा लगेगा, विंड स्क्रीन वगैरह लगेगी। यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे और लगा लीजिए कुछ भी वर्क स्टेशन सी हो गया, टायर्स लगेंगे। वर्क स्टेशन डी हो गया, यहाँ कुछ लगेगा। तो क्या होता है, गाड़ी की जो कार की जो बॉडी होती है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है एम्प्लॉय, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ एक पर्सन खड़ा है, यहाँ एक। जो बॉडी है वो एक वर्क स्टेशन पे आती है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर। फिर यहाँ पे इधर से एक और कन्वेयर बेल्ट आती है, वहां पे सीट्स आ जाती है। फिर ये पर्सन सीट्स लगाता है कार पे, फिर आगे पास करता है, फिर ये कन्वेयर बेल्ट आगे जाती है, ये आगे जाते हैं, यहाँ पे विंडस्क्रीन आ जाती है, फिर ये आगे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। मतलब एम्प्लॉय जो है, जो वर्कर है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता। आई रिपीट, एम्प्लॉय अपनी जगह से नहीं हिलता। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि काम आपके पास आ रहा है या आप काम के पास जा रहे हो? मुझे बताओ, काम आपके पास आ रहा है या आप काम के पास जा रहे हो? काम आ रहा है आपके पास, है ना? इसकी वजह से क्या है, थकान कम होती है, फटीग कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो इसको उसने नाम दिया असेंबली लाइन। इसको उसने नाम दिया असेंबली लाइन का। और उसने ये पहली बार इंस्टॉल हुआ था फोर्ड मोटर कंपनी में, जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है। पहली बार ये इंस्टॉल हुआ था फोर्ड मोटर कंपनी में। और लेकिन ये माना गया है बेस्ट मेथड, दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार्स। और आज हर मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, चाहे वो आपका फोर्ड हो, चाहे वो आपकी मारुति हो, चाहे वो कोई भी हो, हुंडई हो, आज इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करने से क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। जैसे मैं कह रहा हूँ वेस्टेजेस कम हो रही है। अब एक बात बताओ, अगर एम्प्लॉय बार बार जाएगा और सीट्स उठा के लाएगा तो थकेगा भी जल्दी, ठीक है। और हो सकता है गिर भी जाए, टूट खराब भी हो जाए। जैसे विंड स्क्रीन उठा के ला रहा है, हो सकता है गिर जाए, टूट जाए। तो यहाँ पे उसको कहीं नहीं जाना, उसको अपनी जगह पे ही रहना है। उसको बस काम आ रहा है, बस उसको अरेंज करना है। इससे क्या होगी, हमारी कॉस्ट भी कम होगी। तो इट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैक्सिमाइज व्हाट, इट विल मैक्सिमाइज द क्वालिटी। हमारी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्कर्स, एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्कर्स। अब आप देखिए, एक ही बात को 5 बार बोल रहा है, क्या 3-4 बार बोल रहा है, बस बढ़ाने के लिए कंटेंट। तो देखिए सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग एनी वर्क बट ओनली वन वे इज द बेस्ट वे। पहला पॉइंट, द मैनेजमेंट शुड फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। दूसरा पॉइंट, देखो देखो सुनो मेरी बात, एक्टिव सेंस, पैसिव सेंस। तीसरा पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे। देखना जरा, अब आप बोल दो वन बेस्ट वे इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी। पागल हो गया, मतलब एक ही बात को 4 बार बोल दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, टेलर डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स। चौथा पॉइंट। पांचवा, फोर्ड मोटर कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी टू इंस्टॉल दिस सिस्टम बट नाउ ऑल ऑटोमोबाइल कंपनीज आर यूजिंग इट। एंड लास्टली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस असेंबली लाइन is to minimize the cost of production and to maximize the quality and satisfaction of the customer.
समझ में आ गया? ठीक है, तो एक ही लाइन को बार बार बोला जाए। आइए इसको सीधा पढ़ते हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं। आइए सीधा रीड करते हैं इसको। कम टू पेज नंबर मेथड स्टडी पेज नंबर 2.8, जल्दी से आइए। The objective of method study is to find out one best way of doing the job. हाईलाइट करिए बच्चों, टेक्निक्स के ना ऑब्जेक्टिव्स अलग से बहुत बार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। तो आपको टेक्निक्स के ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए 1 मार्कर के लिए, तो इसको हाईलाइट करिए। आगे, there are various methods of doing a job, वही Taylor suggested that management should find out, अंडरलाइन करिए, one best way of doing the job. Taylor devised का मतलब होता है developed the concept of assembly line, अंडरलाइन करिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, अंडर विच टेक्निक, यहाँ पे एक 1 मार्क का क्वेश्चन लिखिए, अंडर विच टेक्निक द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, अंडर विच टेक्निक the concept of assembly line was developed, under which technique the concept of assembly line was developed। तो आपको आंसर मिल गया मेथड स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट, Ford Motor Company used this concept very successfully and now even the other automobile companies are using it। The objective of whole exercise is to minimize the cost of production and to maximize the quality and satisfaction of the customer। इसके लेफ्ट में लिखिए जो बॉक्स है ना, बुलेट जो बॉक्स में है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेंबली लाइन। ये मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये असेंबली लाइन का ऑब्जेक्टिव है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, तो आपको पहला वाला पॉइंट लिखना है, पहले वाला, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी, तो आपको पहले वाला पॉइंट लिखना है, ये वाला पॉइंट नहीं लिखना। ये सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है जब पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप लोग भी थक रहे हो, है ना, और मैं भी थक रहा हूँ, अब थकान हो रही है, तो ऐसा करते हैं थकान से रिलेटेड एक टेक्निक करके लास्ट क्लास आज अपनी क्लास को रोकते हैं, ठीक है ना, फैटीग। तो मुझे बताइए फैटीग क्या होता है, व्हाट इज फैटीग, बताइए। थकान। और एक बात बताओ, अगर मैं फैटीग में आपको पढ़ाता रहूं कि चलो 1 घंटा आज कुछ जुनून, आज कुछ तूफानी करते हैं, 1 घंटा और पढ़ते हैं, तो क्या होएगा, सब धीरे धीरे करके लीव कर जाओगे। मैं अकेला ही बैठा होगा, ओनली 1 पार्टिसिपेंट, ठीक है ना, या बच्चे म्यूट करके 2-4 गालियां दे लेंगे और कुछ तो पढ़ने कहाँ होएंगे, कुछ उल्टी सीधी चीजें ही चला देंगे, है ना, आप समझ रहे हो सब बच्चे। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए मैं आपको उधर नहीं लेके जा रहा, हम यहाँ पे आज क्लास को रोकेंगे, बस फटीग स्टडी करते हैं। तो फटीग का मतलब क्या होता है, थकान। टेलर ने बहुत ही अच्छी बात कही, और टेलर ने कहा कि हमें अपने एम्प्लॉइज को, अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम रेस्ट देना चाहिए। ये नहीं है कि हर आधे घंटे के बाद जैसे आप करते हो 1 घंटा पढ़े 2 घंटे का रेस्ट, ये नहीं। ये रेस्ट का मतलब है कि आपको लंच ब्रेक दी, और उसके अलावा ये हो सकता है एक टी ब्रेक दे दी, जो कि 15 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। एक सुट्टा है ना, एक सुट्टा ब्रेक दे दी। सॉरी, मेरी थोड़ी लैंग्वेज ऐसी हो गई है ये वेब सीरीज देख के, ठीक है, सॉरी। तो एक वो दे दी, बस ये एक छोटी सी और कोई गॉसिप ब्रेक दे दी, 10-10 मिनट की एक ब्रेक देनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जब वो ब्रेक लेते हैं और सब लोग अपने आपस में बैठते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बैठते हैं, तो वो अपने मन के जो बातें होती है, किसी के घर में कुछ हो गया, कोई बीवी से पिट के आया है, कोई कुछ और परेशानी से गुजर रहा है, किसी के साथ कुछ और हो रहा है। देखो आप, मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं आई एम अ मैरिड मैन, ठीक है, बट आई एम हैप्पीली मैरिड, डू नॉट टेक इट इन द सेंस मेरे बच्चा है, सब कुछ है, बट ये तो हो ही जाता है, छोटी मोटी बातें। आज मेड भी नहीं है, बर्तन मान लो, ये चलो एनीवेज, मैं कहाँ पहुंच। तो पॉइंट क्या है कि ये जो छोटी मोटी चीजें होती है, तो वो जब अपने मन की आप रखते हैं, जैसे मैंने बोला यार आज तो घर पे बीवी ने बहुत मारा यार, आज तो हाथ तो पाई हो गई, सामने वाला कह रहा है तू तो सिर्फ पिट के आया, मैं तो झाड़ू से पिट के आया हूँ, तो अच्छा लगता है, चलो ठीक है, हमारे जैसा कोई है, हम अकेले नहीं पिट रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हमारे को भी स्टैमिना मिलता है, चलो अब हम बैठ के काम करते हैं सही से, वरना तो अंदर ही अंदर हम दुखी रहते हैं। तो जब हम ये ब्रेक देते हैं, तो इंसान क्या करता है, अपना स्टैमिना रीगेन कर पाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो फिर से उसी एनर्जी से काम कर पाता है। अब मेरे को बताइए क्या क्या रीजन हो सकते हैं फैटीग के। बहुत से रीजन हो सकते हैं। अनसूटेबल वर्क है, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे को मतलब जैसे गर्मी का माहौल है, आपने एसी भी नहीं चला रखा, पंखे भी नहीं चला रखे, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अनहेल्दी सा एटमॉस्फेयर है, या अनहेल्दी रिलेशन है बॉस के साथ, फेलो एम्प्लॉइज के साथ, किसी बंदी के साथ कोई झगड़ा हो गया, इस तरीके के रिलेशन, वो सब चीजें, इन सब चीजों से क्या होता है, एक इंसान को फैटीग होता है। फैटीग सिर्फ थकान हेल्थ फिजिकली नहीं होती, दिमाग की भी होती है। अब एक बात बताओ, अगर आपका माइंड किसी भी चीज को लेकर प्री ऑक्यूपाइड है, कोई चीज है, मतलब कोई आपके दिमाग में बात चल रही है, तो क्या आप ध्यान दे पाओगे किसी और चीज पे? नहीं।
तो सिर्फ जो फैटीग है वो फिजिकल नहीं होता, वो थकान जो होती है वो मेंटली भी होती है, और हमें उस थकान को भी हटाने की कोशिश करनी चाहिए इंटरवल, रेस्ट इंटरवल दे के, जहां एम्प्लॉयज अपने फ्रेंड्स के साथ जाके अपनी बातें डिस्कस करके अपने माइंड को शांत कर सके। समझ में आया प्रिंसिपल? टेक्निक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा टेक्निक है, और यही वजह है कि जो वर्क होता है कॉल सेंटर्स वगैरह में, वहां पे वो शिफ्ट में होता है, मतलब शिफ्ट मतलब 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, और एक एक शिफ्ट में भी उनको बहुत ब्रेक मिलती है। भाई ये थोड़ी ना, अगर क्या होता है 8 घंटे गाली सुन ली एक बंदे ने, उसके बाद उसको भी तो मौका चाहिए ना, किसी को गाली जाके देगा तभी तो जाके वो अगले दिन आके फिर से बैठ पाएगा। अगर 8 घंटे के बाद फिर आपने बोला कि चलो फिर से बैठ के गालियां सुनो, तो वो तो बेचारा परेशान ही हो जाएगा। आपने कभी वोडाफोन वगैरह वालों से बात की हो तो बेचारों की हर लाइन के बाद एक लाइन आती है, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ रहे, ये रहे, बेचारे इतने पोलाइटली आप रहना, आप गालियां दिया जाती है, ये तेरी वो तेरी मंगल के तेरे मंगल, लेकिन वो बेचारे कभी अपना टेम्पर लूज नहीं करते, क्योंकि उनको सिखाया गया। अब इतना सुनने के बाद वो भी तो कहीं जाके बाहर निकालेंगे ना, तो वो उसलिए उनको ब्रेक की बहुत जरूरत है। समझ में आ गया? ये लास्ट टेक्निक है, रीड करते हैं, उसके बाद जाना मत, जैसे मेरे को अभी वो डिस्कशन करनी है टाइम की, वो करते और क्लास को बाइंड अप करते। जल्दी से आइए, लास्ट टेक्निक आज के लिए, फैटीग, पेज नंबर 2.9, फैटीग स्टडीज। ये जो पहला बॉक्स है जिसको मैंने बॉक्स में लिखा है, इसको हाईलाइट करिए और इसके लेफ्ट में लिखिए ऑब्जेक्टिव। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटीग स्टडी, टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ? कितनी कितनी देर के और कितनी कितनी देर के बाद। जैसे क्या बोला मैंने कि एक 12 बजे सुट्टा ब्रेक, ठीक है, फिर 2 बजे लंच ब्रेक, फिर 4 बजे एक आपकी हाई टी, 5 बजे हाई टी ब्रेक। तो ये तो कितनी कितनी देर की होनी चाहिए? सुट्टा ब्रेक 15 मिनट की हो गई, खाने वाली 1 घंटे की हो गई, फिर हाई टी वाली 40 मिनट्स की, फिर मतलब हाफ एन आवर, वो ये डिसाइड करना कितनी ब्रेक्स और कितनी कितनी देर की ब्रेक्स। पहला पॉइंट, a person is bound to feel physically and mentally tired if he or she is not rest while working। ठीक है ना, तो वो मेंटली भी टायर्ड होता है, दिमाग भी बंद हो जाता है, और फिजिकली तो वो टायर्ड हो ही जाता है। The rest intervals will help him regain stamina and work again with the same capacity. It will increase the productivity. ठीक है, there can be many causes of fatigue like long working hours, अगर आप लंबा काम करवा रहे हो, unsuitable work, किसी को, मैंने फाइनेंस के पर्सन को मैंने अभी बताया मार्केटिंग का काम दे दिया, तब भी वो थक जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे रिजल्ट ही नहीं निकलेगा, आउटपुट ही नहीं निकलेगा। हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशंस, अनकॉर्डियल का मतलब क्या होता है? अनहेल्दी, बॉस के साथ झगड़ा हो गया, बंदी के साथ झगड़ा हो गया, ये ना अनकॉर्डियल रिलेशन विद द बॉस और विद द फेलो एम्प्लॉइज, और बैड वर्किंग कंडीशंस, सच हिंड्रेंसेस शुड बी रिमूव्ड। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, what can be the various causes of fatigue? What can be the various causes of fatigue? 1 मार्क का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। Example, normally in a plant work takes place in 3 shifts of 8 hours each. Even in a single shift, worker has to be given some rest interval to take his or her lunch. तो आज हमने क्या क्या किया, एक बार रिवाइज करते हैं। आज हमने अपने 2 प्रिंसिपल्स किए, आज हमने 2 टेक्निक्स की। हमारे प्रिंसिपल्स टेलर के सारे खत्म हुए, हमारे टेक्निक्स 2 हो गई। अब हमारी 5 टेक्निक्स बची है, जो हम नेक्स्ट सैटरडे 11 बजे करेंगे। पहले तो आप अपना होमवर्क नोट डाउन करिए, फिर मैं वो डिस्कशन करता हूँ। होमवर्क आपका है आज का कि आपको वो दोनों प्रिंसिपल्स, और आप मेरे को होमवर्क कल तक ही भेजो, नेक्स्ट सैटरडे तक की बात मत करो, आज ही करो ना इस होमवर्क को और कल तक भेज दो। आपको दोनों प्रिंसिपल्स लिख के देने हैं मेरे को, और दोनों टेक्निक्स लिख के देनी, बस एक बार दोनों प्रिंसिपल्स एंड दोनों टेक्निक्स लिखनी है। जिन बच्चों ने कल का भी नहीं किया था वो भी करके, पहली बात तो ये हो, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, एक्चुअली है क्या, हमारा टाइम सही चल रहा है, हमारा 11 बजे सैटरडे तो ठीक है, ठीक है। अब बात क्या है, संडे को ना 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी एक क्लास 2 बजे खत्म हो रही है कुछ बच्चों की, और कुछ बच्चों की 3 बजे शुरू हो रही है। तो वो जो टाइम है 2 से 3:30 वाला, वो कुछ बच्चों को सूटेबल नहीं है। लेट मी कीप सम ऑप्शंस एंड उसके बाद आप अपना व्यू पॉइंट देना। तो एक सेकंड, तो सबसे पहले तो मेरा ये था कि मैं अगर सारे पैसे ही संडे को अभी 2 बजे रखते और देखते कोई ऑप्शन, अक्षर आप मुझे कॉल कर लो, ठीक है बच्चों। आपको होमवर्क मैंने बता दिया है सबको, ठीक है। तो वी आर मीटिंग ऑन नेक्स्ट सैटरडे 11 AM, हम इस टेक्निक्स को खत्म कर देंगे। ऑल ओके, आप मुझे होमवर्क अपना कल तक ही भेजिए, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना है आप रुक जाइए, अदरवाइज आप ओके।